नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आपने कर क्या है इसको समझा था, एक विस्तृत व्याख्या आपने देखी थी, एक वर्गीकरण भी हमने कर का देखा था कि कर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यहां तक हमने बात कर ली थी। कर क्या है? कर क्या सिर्फ एक वित्तीय संबंध है जनता का सरकार के साथ, या उससे भी कुछ ज्यादा है? ये सारे बातों पर हमने एकदम बेहतरीन चर्चा की थी। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी से आपके दिमाग में विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी ने एक नॉवेल है 12th फेल, शायद आपने भी पढ़ा हो। बहुत जल्द ही 12th फेल के जो लेखक हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। उससे पहले मैंने वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी हैं अभी कुणाल सिल्कू जी, उनसे बातचीत किया। इन दोनों व्यक्तियों और उस उपन्यास को पढ़ने के बाद में यूपीएससी के एस्पायरेंट को जो मैं बात बता रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है मेंस। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके दिमाग का एनालिटिक पावर मजबूत होना, यानी कि जो आपकी एनालिसिस करने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, वो ज्यादा होनी चाहिए। वो आती कैसे है? वो कोई एक लक्ष्य नहीं है कि आप वहां पर पहुंच गए तो आप हो गए उस काबिल। ये एक धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली चलने वाली प्रक्रिया है। और ये आती कैसे है? कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं आती है या नहीं आएगी, आप करेंगे, बहुत कठिन भी नहीं है। ये आती है डेटा को अपने दिमाग में घुमाने से, अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसे सोचने से। कई बार होता क्या है कि आप क्लास को पढ़े और बस ये देख रहे होते हैं कि कितना डेटा निकल रहा है, कितना डेटा निकल रहा है, आपने उसको नोट कर लिया, फिर कह रहे हैं कि क्लास में कुछ खास आवा नहीं रहा है, ऐसे कह रहे हैं ना, फिर छोड़ के चले जाते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, मैं जितना भी बात बोलता हूं इस रिकॉर्डिंग के दौरान, जब क्लास से मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूं, हर शब्द का, हर वाक्य का कोई ना कोई विशेष मतलब होता है। उसे आप सुने, अपने विचारों में अलग अलग चीजों से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। इससे आपका एनालिटिक पावर बढ़ेगा, वो काम आएगा आपके लेखनी में। हर दिन आपको कम से कम 1000 शब्द तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि लिखने से ही आपका एनालिटिक पावर बढ़ेगा। आप अपने विचारों को लिखिए, कुछ डेटा लिखिए, उसमें उस डेटा के आधार पर अपने विचार लिखिए, उससे आपका एनालिसिस पावर बढ़ेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कर के प्रकार को हमें समझना है। हालांकि मैंने परिचय दे दिया था पिछले ही क्लास में। तो एक तो है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर और इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो कर प्रदाता को सीधे प्रभावित करता है। कर प्रदाता को सीधे प्रभावित करता है, यानी कि जो कर प्रदान कर रहा है, जब वो डायरेक्ट किसी कर से प्रभावित होता है तो वो प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि करदाता को अप्रत्यक्ष तौर पर
प्रभावित करता है। ठीक है ना, इस पर हमने एग्जाम्पल भी दिया था, दोहरा दे रहा हूं। प्रत्यक्ष कर में आपका है इनकम टैक्स, यानी कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा कमाया उस पर सरकार ने स्लैब बना रखा है कि 0 से लेकर के 2.5 लाख तक अगर आपका आय है तो उस पर एग्जिम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 3 लाख तक 50,000 के बीच में कुछ छूट दे रखा है, वहां पर भी नहीं लेता, नील है। 3 लाख से 5 लाख के आय पर शायद 5% टैक्स है। टैक्स स्लैब आप देख लीजिएगा, एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ऐसे जब आप 5 लाख से ऊपर कमाते हैं तो उसके लिए है कि 7.5% 10% जो भी है। 10 लाख से ऊपर, तो इस प्रकार से एक स्लैब बनाया गया है। आप फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाते हैं उस पर सरकार एक टैक्स लेती है और टैक्स आपके अकाउंट से सीधे काट लेती है, वो इनकम टैक्स होता है। अब आपके अकाउंट से अगर एक भी रुपया कटे तो फट से आपको पता चलता है, यानी कि जब सरकार आपके खाते में से पैसा काटेगी तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने आज हमसे टैक्स ले लिया। ठीक है ना, तो सीधे आपको प्रभावित करती है, आपके खाते से पैसा निकल जाता है। आप प्रत्यक्ष कर में मैंने टॉफी का एग्जाम्पल दिया था, अब कपड़े का एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कपड़ा खरीदने बाजार में जाते हैं और अपने मनपसंद का कपड़ा लेते हैं, उसके बाद में पेमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का कोई कपड़ा खरीदा, ठीक है ना, 1000 रुपए कोई कपड़ा आपने खरीदा, तो ये जो 1000 रुपया आप पेमेंट कर रहे होते हैं उस दुकानदार को, उस रिटेलर को जो बेच रहा है, इसमें आपका टैक्स इंक्लूड होता है। इस टैक्स को इंक्लूड करने के बाद ही उस कपड़े का रेट निर्धारित होता है, जिसे आप एमआरपी कहते हैं। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि उससे ज्यादा रिटेलर नहीं ले सकता है, उसके अंडर बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है। ठीक है ना, तो अगर वो 1000 रुपये एमआरपी लिख रखा है और अपने दुकान में बड़ा बड़ा लिख रखा है कि फिक्स रेट, यानी कि जो रेट लिखा हो उससे कम नहीं लगेगा, तो इसका मतलब कि इस 1000 रुपये में टैक्स को इंक्लूड कर लिया गया है। अब आपने कभी सुना नहीं होगा या कभी पढ़ा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने कपड़े पर टैक्स बढ़ाया, नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके इस कपड़े पर टैक्स नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है उससे उत्पाद शुल्क ले लिया जाता है। क्या? उत्पाद शुल्क, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। और ये जब ले लिया जाता है तो जो बनाने वाला है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, वो इस एक्साइज ड्यूटी को उस सामान के रेट में ऐड कर देता है। दे आप ही रहे हैं, लेकिन ले आपसे मोदी जी नहीं रहे हैं, वो ले रहे हैं कंपनी वाले से। तो ये कैसा हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, यानी कि लिया भी, कान पकड़ा लेकिन घुमा के पकड़ा, आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो ये हो गए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब ये समझते हैं कि कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर में आएंगे और कौन कौन से कर अप्रत्यक्ष कर में आएंगे। इस पर बात करें उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। वह चीज ये है, केंद्र सरकार जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके आय का जो स्रोत है वो सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। वहीं जो राज्य सरकार होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसे होता है, उदाहरण से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर हैं और कौन कौन से अप्रत्यक्ष हैं और क्यों हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, सबसे पहला तो आपका आयकर, जिसे आप इनकम टैक्स कहते हैं। दूसरा निगम कर, जिसे आप कारपोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका मैट हो जाएगा।
मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इसके अलावा शेयर के ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगता है, वह भी इसी में आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूंजीगत लाभ कर भी इसी के श्रेणी में आता है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट लिया जाता है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। पूंजीगत लाभ कर का मतलब होता है कि अगर आप कोई पूंजी खरीद रहे हैं तो भी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं और उससे पैसा जनरेट भी करेंगे, तो उस पर भी सरकार टैक्स लेती है। तो वो किससे डायरेक्ट टैक्स भी होता है, क्योंकि वो आपसे ही ले रही होती है, जो उस पूंजी को बना रहा होता है या बेच रहा होता है, ठीक है। तो ये पूंजीगत लाभ कर हो गया। ये आते हैं प्रत्यक्ष कर में। अब आयकर का तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया। निगम कर भी एक प्रकार का आयकर ही होता है। निगम कर भी एक प्रकार का इनकम टैक्स ही है, बशर्ते आयकर क्या होता है, किसी व्यक्ति से लिया जाता है, ये व्यक्तिगत होता है, और ये किसी कंपनी से लिया जाता है, ठीक है ना। ये किसी कंपनी या फर्म से लिया जाता है। जैसे अगर मुकेश अंबानी एक सीईओ के तौर पे, रिलायंस जियो के सीईओ के तौर पे जो पैसा कमा रहे हैं, उस पर जो टैक्स जाएगा वो इनकम टैक्स कहलाएगा। लेकिन रिलायंस जियो एक कंपनी, एक लिमिटेड जो पैसा अर्न करेगी, उस पर कारपोरेट टैक्स जाएगा, निगम कर जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जब किसी लिमिटेड, किसी कंपनी से कोई टैक्स लिया जाता है तो वो निगम कर होता है, वो भी डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है ना, क्योंकि उसके आय पर लिया गया। जो कंपनी है तो उसे डायरेक्ट प्रभावित करेगी। कंपनी का भी एक खाता होता है, सरकार ने काट लिया पैसा, तब फटाक से आएगा ना उसका जो वो मुनीम होगा, देखेगा इतना पैसा कट गया खाते से, तो वो जिससे टैक्स लिया जा रहा है उसी को जब प्रभावित करता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसीलिए आपका कारपोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। कारपोरेट टैक्स जो है ये सबसे बड़ा योगदान करता है किसमें, भारत के कर संग्रह में, ठीक है। उसके बाद में मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मैट क्या होता है, मैट पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में, यहां पर बस एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं कि कंपनियां जब बुक प्रॉफिट दिखाती हैं, बुक प्रॉफिट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक मिला नहीं है। तो होता ये था कि नियम ये है कि जब आप व्यापार कर रहे हैं, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ जब आपके खाते में आ जाएगा तो उसी से सरकार टैक्स ले सकती है। तो कंपनियों ने बड़ी चालाकी करना शुरू कर दिया, वो जानबूझकर पैसा लेती ही नहीं थी। अब इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 कंपनी है, ये और बी, ये और बी, ठीक है। ये और बी का अपना व्यापार है। अब मान लीजिए कि ये ने बी को कोई सामान, कोई प्रोडक्ट बेचा 100 रुपए में, ठीक है ना। अब इसमें इनका 20 रुपया मुनाफा भी जुड़ा हुआ है। ये गया बी के पास, अब बी इनको पेमेंट 100 रुपया जब करेगा तो उसी पर सरकार इनसे टैक्स लेगी। इस कंपनी से टैक्स किस पर लेगी, इसी 100 रुपए के आय पर लेगी जो उसने कमाया ना। अब होता यह है कि ये और बी बैठकर बात कर लेते हैं कि ऐसा भैया टैक्स से बचना है और आप क्या कीजिए कि ये पैसा अपने पास रखिए, अभी मुझे मत दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि दान दाता है कि नहीं नहीं पैसा आप रख लीजिए, नहीं लेंगे, पैसा तो लेंगे ये। तो ये दिखाते हैं बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब होता है कि लाभ तो हुआ है लेकिन वो लाभ मिला नहीं है, इसको किताबी लाभ कहते हैं। अब ये दिखा दिए कि हाँ मुझे लाभ हुआ है, पैसा मिलेगा फलाने से, लेकिन फलाने ने पैसा नहीं दिया है, तो अब टैक्स आप कैसे ले लेंगे उनसे। तब इसके लिए नियम बनाया गया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट। अब सरकारें क्या करती हैं, ठीक है भैया आपका बुक प्रॉफिट हुआ, चलिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स दे दीजिए, 18% दे दीजिए आप, ठीक है ना। तो इसलिए बनाया गया कि जो कंपनियां चतुराई कर रही थी उनका कान थोड़ा ऐंठा जाए, घुमाया जाए और उनसे एक टैक्स ले लिया जाए, तो वो है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इस पर थोड़ी और चर्चा होगी जब मैट को हम स्पेशली पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पूंजीगत लाभ कर तो मैंने बता दिया। तो ये हैं आपके डायरेक्ट टैक्स जो सीधे प्रभावित करते हैं उनको, जिनसे टैक्स लिया जाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं।
अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में आपके आएंगे उत्पाद शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, सॉरी एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, वैट, सेवा कर, ठीक है, ये सब किसमें आएगा? अप्रत्यक्ष कर में आएगा। इतने एग्जाम्पल, बाकी और भी बहुत सारे हैं, चुंगी है, इस प्रकार के स्टेट बिक्री कर हैं, तो ये सब अप्रत्यक्ष शुल्क में ही आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, शुल्क और कर इनमें क्या अंतर है? शुल्क और कर यानी कि ड्यूटी और टैक्स, ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर है ये भी समझ लीजिए। शुल्क, आप जब शुल्क शब्द सुनते हैं तो आपको विद्यालय याद आता होगा, विद्यालय की वो रसीद याद आती होगी जिसमें आप शुल्क जमा करते थे, फिर रसीद लेके जाते थे, पिताजी को दिखाते थे, जमा कर दिया आज, ठीक है। टैक्स से आपका पाला भी नहीं पड़ा होगा अगर विद्यार्थी हैं तो। टैक्स जो है एक जिम्मेदारी है, टैक्स एक जिम्मेदारी है या यूं कह लें कि एक कर्तव्य है। यदि आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको टैक्स देना है, यह आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। शुल्क भी एक प्रकार का कर ही होता है, यह भी एक प्रकार का टैक्स ही है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह किसी विशेष प्रक्रिया के लिए होता है। आप किसी को फीस कब देते हैं? जब उससे कोई काम लेते हैं। डॉक्टर को आप फीस कब देते हैं? जब जाते हैं सलाह लेने के लिए, हमारा तबीयत खराब है, बता दीजिए कैसे ठीक होगा, तो मेडिसिन लिख देता है, सलाह दे देता है, ठीक है। वो मेडिसिन देता नहीं है आपको, मेडिसिन लेने के लिए आपको मेडिकल पे जाना होता है, वो केवल परामर्श का पैसा ले रहा होता है। तो जब आप कुछ स्पेशल कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क देना होता है। अब यहां पर क्या है कि कंपनी से कारपोरेट टैक्स तो ले लिया, वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर हो गया। उत्पाद शुल्क जो है ये चूंकि, अच्छा ठीक है आपने कंपनी खोला है, अच्छा ये कर रहे हैं आप, ये सामान बना रहे हैं, तो इस पर आपको शुल्क देना होगा, ठीक है, क्योंकि आप इससे कमा रहे हैं। तो यही अंतर है शुल्क और कर में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इससे आसान भाषा में आपको मिलेगा भी नहीं, गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उत्पाद शुल्क वो होता है जो किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है। जब कोई कंपनी कोई वस्तु उत्पादित करती है तो उसी के गेट पर एक्साइज का ऑफिस होता है और वहीं पे वसूल लिया जाता है एक्साइज ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी वहां पर वसूल लिया जाता है वो उस प्रोडक्ट को जिससे आप खरीद रहे होते हैं उसी के रेट में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो असर आपके ऊपर डाल रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, आप जानते हैं कि आयात निर्यात होता है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, बहुत सारी चीजें आपके भारत में बाहर से आती हैं, बहुत सारी चीजें भारत से बाहर जाती हैं। जब कोई चीज सीमा से पार करती है यानी कि सीमा के इधर आती है या उधर जाती है तो उस पर टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, ड्यूटी लगता है और उसी को सीमा शुल्क कहा जाता है। अब जो पैसा लगेगा व्यापारी अपने जेब से तो देगा नहीं, वो उसी उपभोक्ता से लेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में कोई सामान बना 100 रुपए का, अब वो इंडिया में प्रवेश कर रहा है बिकने के लिए, तो इंडिया ने मान लीजिए लगा दिया सीमा शुल्क, 10 रुपए सीमा शुल्क लगा दिया। अब वो 110 रुपए का इंडिया में बिकेगा और ये 10 रुपया किससे लिया जाएगा? उपभोक्ता से लिया जाएगा, कंज्यूमर से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सीमा शुल्क। अब ये भी क्या है, असर डाल रहा है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर डाल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। आप मोंटी कार्लो पहन रहे हैं, पीटर इंग्लैंड पहन रहे हैं, तो आपको पता थोड़ी कि आपसे टैक्स ले लिया गया, कस्टम ड्यूटी आपसे ले लिया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि डायरेक्टली आपसे ये नहीं लिया जाता है। वैट, वैट बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहां पर बस ये बता दे रहा हूं कि वैट अप्रत्यक्ष कर है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब यानी कि हिंदी में से कहते हैं मूल्य वर्धित कर।
होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है और वहां पर कोई प्रोडक्ट बना 10 रुपए का, ठीक है, ये 10 रुपए का उसके गेट से निकल गया, इसमें कस्टम ड्यूटी इसमें एक्साइज ड्यूटी जुड़ा हुआ है। अब वहां से निकला तो किसी स्टेट पर सीमा शुल्क लगा दिया गया, तो स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने पर भी लगता है शुल्क, वो लग गया। तो मान लीजिए कि वो 11 रुपए लग गया, 1 रुपए लग गया, तो अब ये सामान कितने का हो गया, 11 का हो गया। अब जब ये पहुंचता है दूसरे स्टेट में बिकने के लिए तो इस पर स्टेट का बिक्री कर लग जाता है, और मान लीजिए कि 10 रुपए बिक्री कर लग गया तो ये कितने का होगा, 21 रुपए का। अब ये 21 रुपए का उस स्टेट में बिकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है। समस्या इसमें यह है कि 10 रुपए में भी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी जुड़ी हुई है। ये जो 1 रुपया है ये क्या गया, उस सीमा को क्रॉस करने के लिए गया, ये 11 का हो गया। अब इसी 11 पर फिर से जब टैक्स लगाया जाता है तो वो 21 का हो जाता है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, ठीक है। जबकि टैक्स किस पर लगना चाहिए, उस मूल्य पर लगना चाहिए जिस पर वो सामान बना है, ठीक है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। यहां पर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, यानी कि जिस पर टैक्स लग चुका है उस पर फिर से टैक्स लग रहा है। तो इसी को हटाने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स लगाया गया है, ठीक है, कि जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऐड हो रही है उसी पर टैक्स लगेगा। अगर आपने यहां पर ये सामान 9 रुपए का था, 1 रुपए टैक्स दिया है, तो आगे जो टैक्स लगेगा वो इस 9 रुपए पर लगेगा कि 1 रुपया तो आपने टैक्स दे दिया, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए ना बात को। तो ये है आपका वैट। और वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी वैट की है। राज्य सरकारें अपने मन से वैट लगाती हैं और धड़ल्ले से रेट बढ़ जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट है, उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ में काफी है, बिहार में भी काफी है, तो उसी की वजह से दाम बढ़ जा रहे हैं। सेवा कर, सर्विस टैक्स, यह भी एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ये है अप्रत्यक्ष करों की सूची। इससे पहले आपने देखा प्रत्यक्ष कर की सूची, ठीक है। चलिए अगली क्लास में बात करेंगे इससे आगे। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, संभवतः अगली क्लास में उसका उत्तर मैं दे दूं। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे टैक्स से संबंधित अन्य मुद्दों की। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।